हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और आज की जो हमारी क्लास है वो जो हमारी पहले एक प्रीवियस क्लास हुई थी वाक्यांश, उसी का आज जो है पार्ट 2 होगा। वाक्यांश जो हमारा पार्ट 1 हुआ था उसमें भी हमने सारे हमारे जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए थे। और आज भी जो वाक्यांश का पार्ट 2 होने वाला है इसमें जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं वो सारे लिए गए हैं। बीच बीच में हमारी अभी क्लास चल रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संधि की क्लास हो चुकी है और स्वर संधि उसमें हो चुका है। उसका भी नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 व्यंजन संधि मिलेगा। आगे आपको कुछ बताऊं उससे पहले मुझे ये बताना था कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो SSC GD का एग्जाम है उसमें संधि विच्छेद नहीं आता है। उसमें संधि विच्छेद नहीं आता है, उसमें संधि पहचानने के लिए आती है। हम मानते हैं कि संधि विच्छेद उसका पार्ट नहीं है, लेकिन जब हम संधि कर ही रहे हैं तो साथ में उसका संधि विच्छेद भी सीख ले तो क्या बुराई है। तो हमने ये सोचकर ही संधि और संधि विच्छेद दोनों टॉपिक साथ में लिए हैं, लेकिन आप उसे उतना ही यूज़ करिए जितना आपको उसकी ज़रूरत हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया आज की जो क्लास है वो हमारी पिछली क्लास जो वाक्यांश पार्ट 1 हुआ था उसी का ही पार्ट 2 है। वाक्यांश है क्या, ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ। दोबारा बताती हूँ कि वाक्यांश सार्थक शब्द होते हैं। जब हम कोई भी बड़ी बात को, बहुत सारे सेंटेंस को एक शब्द में समेट के रख देते हैं, जब एक सार्थक यानी कि एक मीनिंगफुल वर्ड में बोलते हैं तो वो क्या बन जाता है, वाक्यांश। यानी कि वाक्यांश के लिए हम एक सार्थक शब्द को यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि वाक्यांश से रिलेटेड हमारे पार्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक क्वेश्चन आया। मैंने जैसा बताया कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ध्यान से आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। देखिए इन क्वेश्चंस के नोट्स तो नहीं बन सकते हैं, बट बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई जाती है, तो उन्हीं को आप नोट डाउन करके या एक शॉर्ट उसमें छोटी जो मेन बातें हैं उनको कहीं ना कहीं लिखा करें, क्योंकि हम सुना हुआ भूल जाते हैं, पर लिखा हुआ जो चीज़ होती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो दोबारा से वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में जो है उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। और आपको जो वाक्य दिया गया है वो क्या लिया है, जिसे पढ़ना लिखना आता है। जिसे पढ़ना लिखना आता है क्या है, इसमें सिर्फ खाली पढ़ना नहीं है, लिखना भी है। ध्यान रखिएगा, आपको शब्द दिए गए हैं, इसको साक्षर कहते हैं या प्रधान कहते हैं, पढ़ाकू कहते हैं या विद्वान कहते हैं। जो वेदों का ज्ञान रखता हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान रखता हो उसे विद्वान कहा जाता है, तो ये नहीं होगा। पढ़ाकू भी शब्द हमारा नहीं होगा। प्रधान किसी चीज़ के लिए, प्राइमरी के लिए यूज़ करते हैं जो मेन वर्ड होता है, तो हमारा जो वर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, साक्षर। यानी कि जो साक्षर मतलब जो अक्षरों को लिखना पढ़ना जानता हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा ए होगा। इसी तरह और देखिए जरा, क्वेश्चन आता है जो सिद्ध या पूरा किया जा सके। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, यानी कि ऐसा कोई काम जिसे आप पूरा कर सकते हो उसे क्या कहा जा सकता है। देखिए जरा, हम कई बार अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी कहते हैं ना कि यार हमारा ये काम साध दो। साथ दो का मतलब है मेरा काम कर दो, यानी कि वो क्या है, सिद्ध या पूरा कर दो। उसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपको वर्ड दिया है इच्छा, अभिलाषा, साध्य और गणत्व्य। गणत्व्य होता है जब आप किसी मंजिल तक पहुँचते हैं, तो उसकी बात तो यहाँ पर हो नहीं रही है। अभिलाषा से कुछ इसका मतलब है नहीं और इच्छा इसका हो नहीं सकता, तो इसका बिल्कुल सही ढंग से जो आंसर है वो साध्य है। साध्य वो होता है जब कोई काम पूरा हो जाता है तो हम बोलते हैं मेरा पूरा काम साध्य हो गया। तो क्वेश्चन भी तो यही कह रहा था, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, जो पूरी तरह से किया जा सके वो कौन है, क्या है, वो साध्य है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हम लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से जो आदर करने के योग्य हो। आदर शब्द आया है, आपको पता है हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी आदर शब्द इस्तेमाल करते हैं। आदर से बना आदरणीय। हम जब पत्र भी लिखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं किसी को, तो हम कहते हैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी। तो इसी से मुझे अंदाजा हो गया कि जिसका आदर किया जाए वो कौन है, वो आदरणीय है। शक्तिमान नहीं है, ताकतवर नहीं है, आशावान नहीं है। कोई भी इन तीनों शब्दों का इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे, आशा होता है किसी से उम्मीद रखना, आशा से परे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। जब हम किसी पर आशा रखते हैं, किसी से उम्मीद रखते हैं, तो हम आशातीत बन जाते हैं। ठीक है, इसमें से इसका मतलब होता है हारना, निराशा, एक तरह से गिव अप करना, और प्रत्याशा जो होता है ये तो गलत वर्ड ही बनता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आशातीत हो जाएगा। यानी कि क्या हो, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, आशा से परे। आशा से परे मतलब हमने किसी से उम्मीद लगाई उससे परे, तो वो क्या हो गया, वो बन गया हमारा आशातीत बन गया। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए क्वेश्चन आया है, आपने बताना है सब जगह। सब जगह मतलब यूनिवर्सल।
इसके लिए सार्वभौमिक वर्ड भी यूज़ कर सकती हूँ, इंग्लिश में हम इसे यूनिवर्सल कहते हैं। सब जगह को हम क्या कहते हैं, जैसे भगवान जी के लिए हम यूज़ करते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं या वो सर्वत्र हैं, वो सार्वभौमिक हैं। देखिए मैंने कितने सारे वर्ड बोले, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं सब जगह के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे आप सार्वभौमिक यूज़ कर सकते हैं, सार्वभौमिक को हम इंग्लिश में यूनिवर्सल कहते हैं। यूनिवर्सल मतलब सराउंडिंग, जो हमारे चारों तरफ है। सर्वत्र कह सकते हो। अब देखिए जरा क्या हमें इसमें आंसर मिल रहा है, मुझे शायद और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सब जगह को क्या क्या बोला जाता है। सार्वभौमिक बोल सकते हो, सर्वत्र बोल सकते हो, और सर्वत्र आपके ऑप्शन में भी आया है, यानी कि जो सब जगह है वो कौन है, वो सर्वत्र है। चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो वर्ड्स को बड़ा ही ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें उसके विलोम शब्द का भी पता चलेगा। आपको एग्जाम में विलोम शब्द भी आने हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को टारगेट करके मत किया करें, क्योंकि उसी एक क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। जैसे पिछली क्लास जब मैंने ली थी वाक्य शुद्धि वाली, तो उसमें कितनी बार तो कारक यूज़ हुए, संज्ञा यूज़ हुई, विशेषण यूज़ हुए। अब जिन बच्चों को विशेषण क्रिया या संज्ञा नहीं आती होगी तो वो नहीं कर पाए, लेकिन अगर उनको आती होगी तो वो वाक्यों की तो प्रैक्टिस कर ही रहे थे, साथ में संज्ञा की और बाकी ग्रामर पार्ट की भी रिवीजन कर रहे थे। तो देखो जरा यहाँ पर मैंने कहा जो निगाह से परे है, निगाह मतलब हमारी आंखें, जो हमारे, पहले तो ये याद रखिएगा, जो हमारी आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। जो याद रखिएगा क्या कहलाता है, जो आंखों के आगे है, आगे मतलब जो आपको दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है। लेकिन जो नहीं दिख रहा, यहाँ पे पूछा था जो निगाह से परे हो, परे मतलब जो आपके सामने नहीं है, दिख नहीं रहा है, उसको क्या बोला जाता है, उसको परोक्ष बोला जाता है। तो एक तरह से ये क्या हो गए, एक तरह से ये विलोम शब्द भी हो गए, कि यानी कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, परोक्ष। प्रत्यक्ष यानी कि सामने, परोक्ष मतलब पीछे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो निगाह से परे हो वो कौन है, वो परोक्ष है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो, यानी कि वो व्यक्ति या वो संस्था, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी संस्था का प्रतिनिधित्व कहलाता है, तो वो क्या होता है, ये तो हम खुद ही कहते हैं कि जब आप किसी संस्था के हो तो हम कहते हैं ये उस संस्था का प्रतिनिधि है। तो आंसर में ही, क्वेश्चन में ही मेरा आंसर छुपा है। हम उसे उत्तरदायी नहीं कहते, उत्तरदायी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, निष्ठावान किसी विशेषता बताने के लिए किया जाता है, और कर्तव्य प्रणायता ये तो बनता ही नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जब हम जो कोई व्यक्ति किसी संस्था से रिलेट करता है तो हम उसे उस संस्था का प्रतिनिधि कहते हैं। याद रखिएगा, जो व्यक्ति या संस्था, जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो, उसको सपोर्ट करता हो, उसका मेंबर हो, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है, उसके लिए हमने यहाँ पर प्रतिनिधि शब्द जो है वो इस्तेमाल किया है। चलिए आगे बढ़े। ये मैंने आपको जब प्रीवियस हमारी जो वीडियो आई थी वाक्यांश वाली, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था, और आज भी ये दोबारा आया है, लेकिन इसमें के साथ में मैं 2-3 शब्द और लेकर आई हूँ, जिससे आपको पता चले कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के डूबने का समय क्या कहलाता है। यहाँ पर 3 वर्ड हैं, एक सूर्यास्त लिखा है, एक उद्यांचल लिखा है, एक अस्तांचल लिखा है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा 3 वर्ड लिखे हैं, सूर्यास्त लिखा है, उद्यांचल लिखा है, अस्तांचल लिखा है। याद रखिएगा, जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे, अस्त का मतलब होता है जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे अस्तांचल कहते हैं, जहाँ से सूर्य का उदय होता है उसे उद्यांचल कहते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं सूर्य के डूबने के समय को क्या कहते हैं, टाइम को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको हम सूर्यास्त कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको, सूर्यास्त कहा जाता है। अगर अभी इसी की जगह ये लिखा होता सूर्य के उगने का समय क्या कहलाता है, तो हम कह देते उद्यांचल, यानी कि सूर्य जिस दिशा से उगता है उसे क्या कहते हैं, उद्यांचल, और सूर्य जिस साइड अस्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे अस्तांचल कहा जाता है। याद रखिएगा, तीनों में से जरूर, अभी ये इस तरह से आया है, हो सकता है नेक्स्ट सीरीज में ये उद्यांचल से रिलेटेड दे दे या अस्तांचल से दे दे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए सूर्य के डूबने का समय क्या कहलाता है, सूर्यास्त कहलाता है। चलिए आगे बढ़े। फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जो दाएं और बाएं दोनों हाथों से तीर चला सके। इसको तो आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि जो दाएं और बाएं दोनों हाथों से तीर चला सके उसके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ किया जाता है। उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सव्यसाची। क्या यूज़ किया जाता है, सव्यसाची। इसके अलावा हमारा जो मुक्त हस्त है इसका कोई मतलब नहीं निकलता, और ये उसका मतलब होता है सहोदर, मतलब जो किसी काम को वो कर दे उसके लिए। लेकिन हमारा सव्यसाची वर्ड जो है क्या कहा जाता है, जिसके लिए कि जो दाएं और बाएं दोनों हाथों से तीर चला सके उसे सव्यसाची कहा जाता है।
अब आ जाइए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके साथ भी हम 2-3 बातें सीखेंगे। यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ी बातें बताना चाहूँगी। यहाँ पर बहुत ही अच्छे शब्द आए हैं। एक शब्द आया है निर्दयी, एक वर्ड आया है निर्मम, एक आया है निर्भय और एक आया है निर्मूल। ठीक है, इनका चारों का मतलब पहले आप समझ लो। तो 4 तरह के हमारे वाक्यांश तैयार होते हैं। निर्दय का मतलब होता है जिसके क्या होती है, जिसमें दया का भाव ना हो, वो कौन है, निर्दयी। जिसमें ममता का भाव ना हो, यानी कि निर्मम, कठोर है, पत्थर दिल है, उसके लिए हम निर्मम वर्ड यूज़ करते हैं। निर्भय, जिसे किसी का डर ना हो। और निर्मूल, ये मूल जो शब्द होता है, याद रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये किसी उसके लिए, जड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जड़ मतलब पूरी तरह से किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, निर्मूल। अब ये क्या कह रहा है, जब मैंने जड़ बता दिया तो आंसर आपको मिल ही गया होगा कि निर्मूल है। और क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, जड़ या आधार का पता ना हो, तो हमें उसके मूल का पता ही नहीं है, हमें उसकी जड़ का पता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया निर्मूल। अगर मैं इसकी जगह कुछ दे देती जिसमें दया का भाव ना हो, जो कठोर हो, या जिसे किसी का भय ना हो, तो मेरा आंसर जो है वो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाता, बदल जाता। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह क्या कहलाता है। बड़े और महत्वपूर्ण कार्य, जो हमारे सूरवीर होते हैं, जो हमारे जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, या हमारे देश की बहुत अच्छी अच्छी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, एपीजे अब्दुल कलाम है, या किसी को भी लगा लीजिए, इन्होंने बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो इन लोगों को क्या किया जाता है, इनके यश कहते हैं या सम्मान कहते हैं, सम्मान नहीं, सम्मान तो जो रिस्पेक्ट उनको दी जाती है वो, यश नहीं कहा जाता, श्रेय भी नहीं कहा जाता, इसे क्या कहा जाता है, कीर्ति। कीर्ति का मतलब होता है कि इन्होंने कोई परम कार्य किया है, कोई अच्छा कार्य किया है। तो हम कह सकते हैं कि बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का जो स्मरण चिन्ह होता है वो कीर्ति होता है, कीर्ति इसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र की ओर उन्मुख होता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। केंद्र की ओर उन्मुख, पहले तो मैं आप लोगों को 2 वर्ड और बताना चाहूंगी ताकि आप लोगों को पता चले। एक वर्ड यूज होता है अपसारी, याद रखिएगा, एक वर्ड यूज होता है अपसारी और एक वर्ड यूज होता है अभिसारी। ठीक है, और अभी आपके पास एक वर्ड और आया जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन है। पहले क्या आपको पता है कि अपसारी और अभिसारी क्या है, इसको आप याद रखिएगा। जब कोई नवीन रचना की जाए, ठीक है, जब कोई नवीन रचना की जाए, यानी कि समस्या का कोई मौलिक उत्तर, कोई नई सर्जन करता हो, कोई नई चीज का निर्माण करता हो, तो उसे अपसारी कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, इसके लिए उल्टा भी होता है कि समस्याओं के लिए पुराना तरीका अपनाना, या मैं इसे ये कह सकती हूँ, जो किसी समस्या के लिए केवल एक समाधान निकाले, तो उसके लिए आप क्या सार्थक शब्द यूज करोगे। जो समस्या का एक समाधान निकालता है उसे अभिसारी कहते हैं, जबकि जो समस्या के अनेक समाधान निकालता है उसे अपसारी कहा जाता है। याद रखिएगा, उसी से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन आया है। अभिसारी क्या कर रहा है, समस्याओं का क्या कर रहा है, जो है आपके सारे सॉल्यूशन निकाल रहा है। इससे नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सीधा समझ कर रखिएगा। अपसारी क्या कर रहा है, अपसारी आपको समस्याओं के अनेक समाधान दे रहा है, जबकि अभिसारी समस्याओं का केवल एक समाधान दे रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या आया है, केंद्र की ओर उन्मुख मुख होता हो, यानी कि केंद्र की ओर, केंद्र की मुख ओर होने वाला कौन है, केंद्राभिसारी, यानी कि सेंटर की तरफ जाने वाला। केंद्रीय नहीं कहते, केंद्रीय में खाली क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। विकेंद्रीय का मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर जाना। ठीक है, और ये हमारा शब्द लिखा हुआ गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, केंद्राभिसारी। इसमें मैं एक बार दोबारा से आपको बता दूं, अगर आपको इस फॉर्मेट से याद नहीं हो रहा है तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि 2 वर्ड हमारे पास एग्जाम में आने वाले हैं। अगर हमारे पास एग्जाम में आते हैं 2 वर्ड, तो हमें क्या करना है, चलिए ठीक है, तो ये हमारा हुआ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है भाई? जो पढ़ा ना जा सके उसे हम अपठनीय कहते हैं। क्या उसे अकथनीय कहा जाता है? जो कहा ना जा सके उसे कहा जाता है अकथनीय। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वर्ड आया है अकथनीय, अपठनीय, पठित और अपठित। पठित जो पढ़ क्या करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, और अपठित जो हमने कभी नहीं पढ़ा। तो हम यहाँ पे पूछा है जो पढ़ा ना जा सके, ना मतलब नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? अपठनीय इसका आंसर हमारा हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? अपठनीय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वाक्यों के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो अवसर के अनुसार बदल जाए। नाम में ही है अवसरवादी होता है, ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है। जो समय के अनुसार बदल जाए, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाए, अवसर के अकॉर्डिंग बदल जाए, वो कौन होता है? वो अवसरवादी होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? सरकारी अधिकारियों का शासन क्या कहलाता है? सरकारी अधिकारियों का शासन, याद रखिएगा, अगर मैं ऑप्शन ना भी देखूं तो आपको याद होना चाहिए, उसे नौकरशाही कहा जाता है। राजशाही अलग होता है, सरकार अलग होता है, शासन अलग होता है। सरकार के स्वरूप होते हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक है, भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक सरकार है। शासन क्या होता है? जो शासन पर बैठा है, जो गवर्नमेंट है। और राजशाही क्या होती है? जब पिता की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो है गद्दी पर बैठता है। लेकिन यहाँ पर हमसे ये चीज़ नहीं पूछी, ना तो हमसे राजशाही पूछी, ना हमसे सरकार के बारे में पूछा, ना शासन के बारे में पूछा। हमसे पूछा गया है सरकारी अधिकारियों का शासन क्या कहलाता है। तो सरकारी अधिकारियों का शासन क्या कहलाता है? नौकरशाही कहलाता है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो वर्ष में एक बार हो। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी याद कराया था कि जो वर्ष में एक बार होता है वो क्या होता है? वो वार्षिक होता है। क्या उसे मैं एक वर्ष बोलूं? ये तो ऑलरेडी उसमें है। वर्षा तो बारिश होता है, भीषण का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है? ये हमारा वार्षिक है। चलिए अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में भी हमें गड़बड़ होती है क्योंकि डे टू डे लाइफ के हम सुनते हैं और इसी से अंदाजा लगाकर आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जो किए जाने योग्य हो। याद रखिएगा, पहली बात तो अनुकरणीय का मतलब होता है किसी को कॉपी करना, या मैं हिंदी में बोलूँ तो इसे हम कह सकते हैं नकल करना। जल्दी से देखिए, मैंने आपसे ये क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कथित होता है जो कहा गया है, ये नहीं हो सकता। दो का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अनुकरणीय का मतलब क्या होता है? इमिटेशन, जैसे हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं, इमिटेशन को हम कॉपी करना भी बोलते हैं। किसी को हमने कॉपी किया तो अनुकरणीय है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है जो किए जाने योग्य है। जो किए जाने योग्य होता है वो करणीय होता है, यानी कि काम करने के योग्य होता है। तो इसका आंसर मेरा क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा करणीय। लेकिन हम पेपर में क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार बच्चे इसे अकरणीय भी लगा देते हैं। क्वेश्चन न नहीं है, वो कह रहा है कौन सा ऐसा काम है जो करने योग्य है। जो करने योग्य है वो करणीय है। और अनुकरणीय याद रखिएगा, अनुकरणीय का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉपी करना, यानी कि अनुकरणीय। हम किसी का, जैसे हमारे जो बौद्ध धर्म है या जो हमारा जो भी धर्म है, हम उनकी शिक्षाओं का क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। यानी कि जो उन्होंने उपदेश दिया, जो रामायण में कहा गया, महाभारत में कहा गया, हम उनकी बातों को क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं, मानते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। पीछे पीछे चलना मतलब क्या है? हम उनको कॉपी करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, निम्नलिखित वाक्यों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? जो व्यर्थ की बातें करे। जो व्यर्थ की बातें करे, क्या वो कठोर है? नहीं। क्या वो वक्ता है? बोलने वाला है। वक्ता का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। अभी मैं आपकी क्लास में बोल रही हूँ तो मैं कौन हूँ? ये कौन है? बोलने वाला, यानी कि वक्ता। श्रोता आप लोग हैं, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं। जड़ का तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? वाचाल। वाचाल कौन है? ये हमसे क्या कह रहे हैं? वाचाल। जो व्यर्थ की बातें करे वो कौन है? वो वाचाल है। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। सूर्य के डूबने का, अभी पीछे कराया था और आ भी गया क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा सूर्य के डूबने का समय क्या कहलाता है? अभी तो बताकर आ रही थी। सूर्यास्त जो है हमारा क्या है? सूर्य का जो है समय में सूर्यास्त आता है। सूर्य के डूबने का जो समय है वो सूर्यास्त है। और जो उद्यांचल है सूर्य के उगने वाला है, और अस्तांचल जो सूर्य के अस्त होने वाला होता है उसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्यों के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प चुनकर बताइए। हृदय में ममता नहीं हो, अभी तो किया। निर्दय का मतलब बताया, निर्मम का मतलब बताया, निर्मूल का मतलब बताया। निर्मूल, मूल जो है वो जड़ से संबंधित है, निर्दयी दया के भाव से है, और निर्मल जो है, निर्मम जो होता है जिसके हृदय में ममता ना हो, ममता में ही ना हो। तो वो कौन है? वो निर्दयी नहीं है, निरंकुश नहीं है, निर्वोचित नहीं है। निर्दयी जिसमें दया ना हो, ये दया की नहीं ममता की बात कर रहे हैं। निरंकुश कौन होते हैं? जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, निरंकुश शासक कौन से होते हैं? जहां पर जनता के द्वारा सरकार बनती नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में है तो वहां पर जो शासन है वो कौन है? निरंकुश है, आर्मी की है। लेकिन
निर्वाचित का मतलब होता है जिसे आपने चुना है, ठीक है, जिसको आपने वोटिंग के द्वारा चुना है। लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, यहाँ पर तो सीधी सीधी सी बात पूछी जा रही है कि क्या है, जिसके हृदय में ममता नहीं है वो कौन है, वो निर्मम है। वह जो पढ़ता हो, कौन है भाई? अभी मैंने स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था उसमें ये था जो पढ़ना लिखना जानता हो, तो हमने उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया था? साक्षर। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है वो जो पढ़ता हो, सिर्फ पढ़ता हो, वो कौन है? जो पढ़ना और लिखना जानता हो वो तो साक्षर है। पढ़ाकू नहीं बोलेंगे, बुद्धिमान नहीं बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? वो पाठक है। वो कौन है? वो पाठक है। याद रखिएगा, आप लोगों को लग रहा होगा कंफ्यूजन में थोड़ा सा, पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था जो पढ़ना और लिखना जानता है, यानी कि अक्षरों को लिखना और पढ़ना जानता हो वो साक्षर है। लेकिन वह जो पढ़ता हो, जो पढ़ रहा है, जो वो कौन है? वो पाठक है। चलिए आंसर, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक क्या हो गया? आशा से बहुत अधिक आशातीश। हम क्या कर रहे हैं? उम्मीद से ज्यादा मिल जाना क्या कहलाता है? आशातीश कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन आया है आपके पास, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो इच्छा के अधीन हो, यानी कि जो इच्छा के अधीन हो उसे क्या कहेंगे? यानी कि अपनी इच्छाओं के अधीन होना क्या कहलाता है? क्या आंशिक कहलाता है? आंशिक का मतलब होता है अंश, छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। आशातीश, जो आशा से ये हो सकता है, लेकिन अभी एक और ले सकते हैं। आशातीश अभी हमने पीछे देखा था, जो क्या है? आशा से उम्मीद से ज़्यादा मिल जाए तो उसे हमने आशातीश का नाम दिया था। लेकिन क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या कह रहा है? जो इच्छा के अधीन हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। याद रखिएगा, ये बार बार रिपीट होता है। जो इच्छा के अधीन हो उसे क्या कहा जाता है? उसे ऐच्छिक कहा जाता है। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आपके पास आया है। क्वेश्चन कह रहा है कि वाक्य में आपने एक सार्थक शब्द बताना है कि जिसके हृदय में, जिसमें धैर्य की कमी हो, हृदय में नहीं, जिसमें धैर्य यानी कि पेशेंस की कमी हो, उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, जो इसमें धैर्य के, इसको तो आप याद ही कर लो क्योंकि बाकी वर्ड्स आपको कंफ्यूज करेंगे। सीधा सिंपल सा सीधा सा सवाल है कि जब जिसमें धैर्य की कमी है, जिसमें पेशेंस की कमी है, उसे हम अधीर कहते हैं। ये तो हमने हिंदी में पढ़ते हुए भी आ रहे हैं कि किसे क्या कहा जाता है? उसे अधीर कहा जाता है। अविश्वास नहीं कहते हैं, अधिक नहीं कहते, धीर नहीं कहते हैं। धीर तो वो है जिसके अंदर, धीर तो अपने आप में ही धैर्य शब्द की तरफ इंडिकेशन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फिर से आपके पास आया है, जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो, जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया, ऐसी कोई चीज जो हमारे सामने, जनता के सामने ना आई हो। जैसे सरकार कोई काम कर रही है पर सर्वसाधारण यानी कि जनता के सामने उसे रखा ही नहीं गया, तो हम क्या कहते हैं? वो क्या है? देखिए, क्या वो अल्पज्ञ है, सर्वव्यापी है, अप्रकाशित है? नो डाउट। अप्रकाशित का मतलब क्या होता है? प्रकाशित का मतलब जो दिख रहा है, और अपोजिट आ लगा दो तो क्या हो जाएगा? अप्रकाशित। और क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अप्रकाशित। यानी कि प्रकाश मतलब तो समझ ही रहे हैं, रोशनी होती है, और उसके आगे लगे तो वो उसका विलोम शब्द बन गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया इसका थर्ड आंसर। अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। ये अभी आपको जो है जीडी के एग्जाम में कभी कभी पैसेज भी दिया गया है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति के हिसाब से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। हम भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जब थोड़ा सा सिलेबस और आगे बढ़ेगा हम इसको एंड में लेंगे। लेकिन उसके लिए बीच बीच में अगर कहीं कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लेना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आज इसमें आया हुआ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले क्वेश्चन देख लें। रात और संध्या के बीच के समय को, की बेला को क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है? रात और संध्या यानी कि जो शाम होती है, शाम मतलब संध्या जो हो रही है, और रात के बीच का टाइम, जो हमें क्या होता है, लाइट, सूर्य की रोशनी जो होती है वो कम हो जाती है, चीज़ें दिखती तो हैं पर धुंधली धुंधली सी दिखती हैं, मतलब क्लियर जो दिन में दिखता है वो नहीं दिखता। उसी से ही याद रखिएगा, जब रात और संध्या का जो समय होता है उसे गोधूली कहा जाता है। ये शब्द आपका पर्यायवाची, विलोम और कई जगह आपको वाक्य शुद्धि में भी कई जगह देखने को मिलेगा। तो इस वर्ड को तो आप लर्न ही कर लीजिए कि ये क्या है। गोधूली का मतलब क्या होता है? जब धुंधा धुंधा, तो उसी समय को, जो रात और संध्या के बीच का समय है, उसे क्या नाम दिया गया है? उसे गोधूली कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है जिसके आने की तिथि ना हो। ऐसे तो अतिथि ही होता है भाई, है ना? मेहमान, बिन बुलाए मेहमान जो आते हैं, अतिथि आते हैं, तो वो कौन है? यानी कि जिसके आने की तिथि ना हो, जिसे आपने, मेहमान ही है, बुलाने पर नहीं, बिना बुलाए भी आ जाते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे अतिथि कहा जाएगा। औरों का मतलब पता है क्या? मैंने आप लोगों को पहले भी ये अग्रज वर्ड आया है। अग्रज का मतलब क्या होता है? मैं बार बार बोल रही हूँ, अग्रज है, अनुज है। अग्रज बड़े भाई के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बड़े भाई के लिए सार्थक शब्द यूज़ करो, तो आप अग्रज वर्ड यूज़ करेंगे। छोटे भाई के लिए वर्ड, एक सार्थक शब्द यूज़ करो, तो हम उसे अनुज कहते हैं। बट अभी हमसे यहाँ पर ये पूछा था कि जिसके आने की तिथि ना हो। नेक्स्ट देखिए, जो पहले ना हुआ हो,
एक होता है पूर्व, एक होता है अपूर्व। पूर्व पहले, और जो पहले ना हुआ हो, ऐसे क्वेश्चन में हम गलती करते हैं। और अभी आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो शायद अभी भी आपको हल्की फुल्की कन्फ्यूजन हो, तो ध्यान रखिएगा आज की जो ये वाक्यांश वाली जो आपको ये क्लास हो रही है, इसमें ज़्यादातर शब्दों में ना लगा है, और ना लगा है तो वहाँ पे अ जरूर लगेगा। ये याद रखना, जहाँ पे न वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें पूर्व नहीं बल्कि क्या आ जाएगा, हमारा आंसर होगा अपूर्व आंसर होगा। जो पहले ना हुआ हो वो पूर्व नहीं बल्कि अपूर्व है। इस चीज़ को आप बाकी क्वेश्चंस में भी अप्लाई करिएगा, आपकी हेल्प करेगा। जहाँ पर भी न वाला होता है, न वाले में जो है न की बात हो रहा है, तो अपोजिट बनाने के लिए, विलोम शब्द बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आ लगाना पड़ता है। जैसे कि सम्मान का अपमान हो जाता है तो अ लगता है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या लग जाएगा, अपूर्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जिसका एक एक शब्द मिलता हो, एक एक शब्द मिलता हो, शब्द मिलता हो तो शब्दांश ही बोलेंगे, और तो कुछ इसे बोल नहीं सकते। शब्द शब्द को, एक एक शब्द को जोड़कर शब्दांश ही बने, ठीक है। और शब्दांश क्या है, हमारे ये जो हम ग्रामर पाठ कर रहे हैं, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, ये सारे के सारे क्या है, शब्दांश ही तो हैं। तो हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से जिसका एक एक शब्द मिलता हो, एक एक शब्द मिलता हो, वो क्या कहलाता है, वो शब्दांश कहलाता है। ये वर्ड भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कहता है वाक्य के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, जो व्यक्ति दूर की बात सोचता हो। जो दूर की बात सोच रहा है वो कौन है भाई, डे टू डे लाइफ में तो बहुत बार हम ये वर्ड यूज करते हैं, ऑप्शंस की हमें जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्या वो दूरभाषी है, भाषी तो भाषा से रिलेटेड है, तो ये तो हो नहीं सकता, हटा दीजिए। क्या दूर की सोचने वाला दूरबीन है, ये भी नहीं हो सकता। दूरदृष्टि है, दूर की देखने वाला होता तो दूरदृष्टि हो जाता, पर वो क्या कह रहा है कि जो दूर की बात सोचता हो, तो उसके लिए हम कहेंगे दूरदर्शी है, यानी कि दूर की सोच लेता है, वो कौन है, दूरदर्शी है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। यहाँ भी हम गड़बड़ करेंगे, जो समान ना हो, समान मतलब जो इक्वल ना हो। आप दो वर्ड यूज करते हैं, एक हम वर्ड यूज करते हैं सम, ठीक है। एक मेरे पास यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर मेरे पास आया है विषम। सम क्या होता है, जो एक जैसा होता है, विषम क्या होता है, उसको उल्टा, है ना। तो जो समान ना हो, मैंने अभी आपको बताया था, ना वाले क्वेश्चन गड़बड़ करते हैं, तो याद रखिएगा कि क्या है, सम का विलोम शब्द होता है, क्या होता है, विषम। सम का मतलब होता है जो समान चीजें हैं, जो एक जैसी हैं, सम है। और विषम का मतलब होता है जो समान नहीं है। तो सम और विषम का विलोम शब्द तो पता ही चला, साथ में जो समान ना हो उसका भी आंसर मिला। यहाँ पर लिखा है एक समान, एक समान तो सम हो जाता, जबकि वो तो ना होने की बात बता रहा है, ठीक है। खुराक वर्ड होगा नहीं, बराबर शब्द का कोई मतलब बनता नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, जो है आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है निम्न वाक्यों के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करो। क्या है, जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके, आर पार की बात हो रही है, यानी कि जिसके आर पार देखा, आर पार तो नहीं बोलूंगी, क्वेश्चन के हिसाब से ही लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जिसके पार देखा जा सके, क्या कहलाता है भाई, पारभाषक कहलाता है, बिल्कुल नहीं। दर्शन, ये तो स्पेलिंग ही हमारी गलत है। पारमासक, ये भी स्पेलिंग गलत है। जो वो कौन है, देखने वाला है, और देखने वाले कौन होते हैं, दर्शक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्या करता है, जो पार, जो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जिसके पार देखा जा सके वो पार दर्शक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप देखिए प्रीवियस हर पेपर में, एक पेपर के गैप में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये हमारा प्रायवाची शब्द में भी काम आ जाएगा, ठीक है। प्रायवाची शब्द में काम कब आएगा, जब आपसे बूढ़े का प्रायवाची शब्द पूछ लें या कुछ, तो हमें क्या है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अमर नहीं कहते, अजन्मा नहीं कहते, अपार नहीं कहते, नो डाउट उसे अजर कहा जाता है। अजर कौन है, जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर है, इसको याद कर लो। जो कभी बूढ़ा ना हो वो कौन है, वो अजर है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिसके दो पद हो, यानी कि दो पैर हो, आसान है। द्विज नहीं हो सकता, इसमें चार की बात हो रही है, ठीक है, द्वापर तो समय की बात कर रहा है, ये बनता नहीं है। पद की बात हो रही है, पद ऑलरेडी है, और दो की बात हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, जो क्या कहते हैं, जिसके दो पद या दो पैर हैं वो द्विपद कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे बुलाया ना गया हो। क्या है, जिसे बुलाया ना गया हो। अब यहाँ पर अतिथि मत बोल देना, ठीक है ना, जिसकी तिथि नहीं थी, जिसकी डेट फिक्स नहीं थी, वो अतिथि के रूप में आया।
लेकिन आप किसी को बुला नहीं रहे हैं और वो अपने आप आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अनाहूत कहते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, इसको याद रखने का तरीका भी बताया था कि अपने घर के उस मेहमान को याद रखिए जिसे आप बुलाते नहीं हो और वो बिना बुलाए आ जाता है, और उसका नाम अनाहूत रख दीजिएगा, आपको याद रहेगा। अगर आपने ये वाली बात अपनाई होगी तो आप ज़रूर इसका आंसर बता पाओगे कि इसका आंसर जो है वो क्या है? अनाहूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो पहरा देता है, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं, इसको सेवक नहीं कहा जाता है, प्रत्यागत नहीं कहते, रक्षक नहीं कहते, उसे हम क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। हमारी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, हमारे जो सेना के जो जवान हैं, वो क्या है? हमारे देश के प्रहरी ही तो हैं, पहरा ही तो देते हैं वो। चलिए अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दिए गए वाक्यांश में सार्थक शब्द क्या होगा? बड़े अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं यहाँ पे। क्या है? गजगामिनी आया है, हंस वाहिनी आया है, मृग आया है, मृणा आया है। मृग का मतलब हिरण होता है, हंस का मतलब आपको पता ही है हंसी है, और गज का मतलब क्या है? हाथी है। गज के समान गति से चलने वाला, आंसर मिल गया मुझे, गजगामिनी कहलाता है। मृगनैनी का मतलब क्या होता है भाई? मृगनैनी, मृगनैनी, मृग मतलब हिरण, नैनी मतलब आंखें, है ना? तो आंखें, उसकी बात हो नहीं रही, गज की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है? ये हमारा गजगामिनी हो जाएगा। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो, वो कौन है भाई? वाचाल तो कौन था? जो व्यर्थ की बातें कर रहा था। अभी पीछे हमने देखा कि वाचाल कौन था? जो व्यर्थ की बातें कर रहा था। तो फिर अब ये कौन है भाई? ये कह रहा है जो बहुत बोलता हो। और वक्ता कौन है? बोलने वाला है, तो वक्ता की भी बात नहीं हो रही है, ठीक है, पठित की भी बात नहीं हो रही है। क्या इसका आंसर वाचक होगा? इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? बहुत बोलने वाले को भी व्यर्थ की बातें ही तो होती हैं, जो बहुत बोलते हैं वो व्यर्थ की बातें ही करते हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? वाचाल ही बोलेंगे, वाचक नहीं बोलेंगे। तो चलिए, ये हमने वाक्यांश की पार्ट 2 की क्लास ली। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप जितना इस वीडियो को शेयर भी करिए, जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही जो है लोगों की, जो है स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।